दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, बच्चे जो हैं ना, वो माँ बाप की जान होते हैं। मैं भी एक पिता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी झेल सकते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। और अगर बच्चे को ज़रा भी तकलीफ होती है तो उससे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है माँ बाप को। लेकिन चाहे हम जितनी कोशिश कर लें अपने बच्चे को हर तरह से खुश रखने की, उसके बावजूद कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि उनके मन की गहराइयों में क्या विचार चल रहे हैं। कुछ ख्याल, कुछ जज्बात, कुछ डर जो शायद वो हमसे ना बांटें। और कभी कभी हम में से कुछ माँ बाप को इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए मिलते हैं वीना आइल्स से, जिन्होंने अपनी बेटी को हर खुशी, हर चीज़ दी, लेकिन फिर भी उन्हें उस दुख का सामना करना पड़ा जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, अपने जीते जी अपने बच्चे को खो देना। आइए वीना जी। प्लीज सर। वीना जी, हमें बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बोरीवली में रहती हूँ जी। बॉम्बे में रहती हैं। और आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड है, मेरी डॉटर है, दोनों डॉटर्स थी। मैंने बड़ी को तो खोया, अभी छोटी डॉटर है। वेरी स्वीट, बहुत अच्छे थे दोनों भी। लेकिन मेरी बड़ी बेटी बहुत शांत थी और छोटी बहुत नॉटी है, आज भी नॉटी है। लेकिन मेरी बड़ी बेटी वो जब एसएससी में थी तभी उसको टीबी आ गया। टीबी हो गई? उस क्योर सब हो गई, 9 मंथ्स में कर पे दवाई उसकी टीबी की शुरू हो गई और वो ठीक भी हो गई? ठीक भी हो गई। पूरा कोर्स किया? 9 मंथ्स का कोर्स किया पूरा उसका। पता नहीं बाद में वापस उसको अपेंडिसाइटिस हुआ। दोबारा इस दफा अपेंडिसाइटिस। या मेरे नेबर ही डॉक्टर थे, उनको बताया तो वो बोले इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा वो। तो फिर नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन किया। रोने लगी बहुत, ऐसा क्यों मुझे होता है हमेशा, ऐसा मैं हमेशा क्यों बीमार पड़ती हूँ। और फिर ये टीबी थी है ना, उसको डॉक्टर ने बोला था किसी को बोलना नहीं, बिकॉज पता नहीं वो एक स्टिग्मा जैसा होता है। लेकिन खुद अपने फ्रेंड्स को जब ये बताई ना, मेरे को लगता है ऐसा कि उन लोग ने उसको जरा टीज किया या बुली किया, पता नहीं कि बहुत रोती थी वो। हाँ, घर आके रोती थी। तो फिर आपसे उसने कुछ ऐसी बात शेयर नहीं की? एक्चुअली ना आमिर जी, हम लोग बहुत क्लोज थे, बहुत मीन्स सब कुछ बताती थी वो मुझे। बट ये एक ही बात मुझे पता नहीं उसने क्यों नहीं बताया।
क्योंकि ये क्रश होगा, हम लोग सब कुछ बात करते थे। वो ना डायरी लिखती थी, अच्छा। और वो डायरी ना एक दिन क्या किया उसने, वो साइकोलॉजी स्टडी कर रही है ना, उसने क्या किया, डायरी अपने रूम में ओपन रखी और मुझे बोलती है, मम्मी मैंने डायरी ओपन रखा है, आई ट्रस्ट यू कि तुम वो पढ़ेगी नहीं। और मुझे ना बहुत मन हो रहा था कि वो क्या लिखा है पढ़ने का, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया इसके लिए, उसके रूम में गई नहीं मैं उस दिन, क्योंकि वो एक टेम्पटेशन होगा कि मैं पढ़ूंगी इसके लिए। तो आज मैं सोचती मैं पढ़ना चाहिए था उसका सब डायरी। तो उसने वो सब फाड़ के फेंक दिया, लेकिन जाने के पहले मुझे कुछ तो आपको कभी पढ़ने का मौका नहीं मौका ही मिला? नहीं मिला। उस दिन में जब ये हुआ ना, उस दिन मैं ऑफिस में थी, तो उसके फ्रेंड्स लोग मेरे को फ़ोन किया कि आंटी श्वेता उसका नाम था, वो आती नहीं है एग्ज़ाम देने में। बोला क्या बोल रही है, कल तो गई थी। तो उन्होंने बोला नहीं वो आई नहीं है? नहीं आई। फिर उसका मोबाइल में फ़ोन किया, उसने सब स्विच ऑफ किया, घर का फ़ोन भी निकाल के रखा उसने। फिर मेरी बेबी का लास्ट पेपर था ना, तो वो आई तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, तो वो डैडी को फ़ोन की कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्या करने का ऐसा। फिर मेरे हस्बैंड वापस आ गए, तो फिर दरवाज़ा तोड़ दिया, तो ही सॉ हर हैंगिंग इन हर रूम। तभी उनका फ़ोन आया कि श्वेता नहीं है ऐसा। तो मुझे क्या लगा कुछ एक्सीडेंट हो गया है क्या, क्या पता, क्योंकि सुबह मेरे सामने निकल गई ना, और हक भी करती है, रोज मेरे को हक करके जाती है। उसका वो फिक्स रहता था, आमिर जी वो इधर किस करेगी, इधर किस करेगी, इधर किस करेगी, इधर किस करेगी, ये फिक्स था दोनों डॉटर्स का। तो दोनों ऐसा करके जाते थे, और शाम को भी हम लोग हक करेंगे। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं कि इसका दिमाग में ऐसा कुछ चल। और वो अपनी जान ले ली कि आपने कभी नहीं सोचा? कभी नहीं। बहुत मेरे को दुखता है। I can't take it sometimes. It's very painful. इतना 19 years हम लोग इतना मर मर के देखते हैं, देख के आई डोंट नो। मैं आज भी जब भी प्रे करती हूँ उसके लिए, खुदा को यही बोलती कि मुझे भी माफ़ करना, उससे भी माफ़ करना। बिकॉज माँ के पता नहीं मैं कहाँ गलत कही, मैंने कभी उसको सीधा रास्ता दिखाया नहीं दिखाया, पूछा था मुझे माफ़ करना, उसका सोल को भी माफ़ करना, इतने ही मांगती हूँ। और हर दिन वही बोलती, कोई बच्चे को ये थॉट ना आए ऐसे। वीना जी, हम दुआ मांग सकते हैं आपके लिए और हाँ, श्वेता के लिए? थैंक यू। मुझे नहीं लगता आपकी कहानी सुन के कि आपने कोई भी कसर छोड़ी होगी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की। इतना प्यार दिया आपने, इतना अच्छा रिश्ता भी था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। यस। आइए। दोस्तों, वीना जी का रिश्ता अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा था, खुशहाल था। दोनों दोस्त जैसे थे, लेकिन फिर भी श्वेता के मन में क्या था या क्यों उसने ऐसा किया, हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि बहुत सारे बच्चे और नौजवान इसी अवस्था से गुजरते हैं। 15 से 30 बरस की उम्र में जो चीज सबसे ज्यादा जाने लेती है हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट्स के बाद, वो है सुसाइड्स यानी आत्महत्या। इसके पीछे क्या कारण है, ये समझने के लिए बात करते हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी से, जो एक साइकेट्रिस्ट है। आइए सर, बैठिए। डॉक्टर शेट्टी, आपको क्या लगता है श्वेता के साथ क्या हुआ होगा? बहुत मुश्किल है कहना उनके साथ क्या हुआ होगा, परंतु जब ऐसी तकलीफ़ें होती है तब मन का फ्रैक्चर हो जाता है और वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है। मन का मोच है जब स्ट्रेस को कहते हैं, पर मन का फ्रैक्चर है जब मन टूट जाता है। यदि मुझे नींद कम हो गई कुछ दिनों से, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस बंद हो जाए, तो मुझे इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप करना चाहिए किसी काउंसलर या किसी साइकेट्रिस्ट से, ये चीज़ पहचानने के लिए कि मेरा मन का मोच हुआ है
या मन का फ्रैक्चर हुआ है। मोच और फ्रैक्चर उस व्यक्ति पहचान नहीं सकते हैं, वो डॉक्टर पहचान पाते हैं। और इसका इलाज है, जैसे डायबिटीज में शक्कर बढ़ती है तो पिघलाने के लिए इंसुलिन है, वैसे ही जब मन के विचार, खराब विचार बढ़ते हैं तो उसे कम करने के लिए काउंसलिंग या दवाई है। दोनों चीजें हैं। तो उसका इलाज होना बहुत आवश्यक है। और इसका इलाज मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, हमें डिप्रेशन के बारे में, खास डिप्रेशन के बारे में बताएं। इसको हिंदी में, हम डिप्रेशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? उदासीनता कहते हैं, बहुत ज्यादा उदासीनता। लेकिन उदास तो हम अक्सर जिंदगी में होते हैं, कभी कभी कोई बुरी खबर आती है तो हम उदास हो जाते हैं। परंतु जब उदासीनता इतनी बढ़ती है कि हम इमोशनली पैरालाइज हो जाते हैं, भावनात्मक कोमा में जाते हैं, हमें लगता है कि स्विट्जरलैंड और कोई झोपड़पट्टी में कोई फर्क नहीं है, सेम लगता है। हमें ऐसा लगता है कि छोटा सा फाइल उठा के काम करने में बहुत तकलीफ होती है, किसी से बात करने में बहुत तकलीफ होती है, आवाज सहन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि लोग यहाँ से चले जाएं। तो उदासीनता की एक हद पहुंच जाती है। युवकों को काफी बार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, इससे भी काफी उदासीनता होती है। और गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी लोग आजकल आत्महत्या करते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है तो करते हैं। ये जो पीयर प्रेशर जो है, हाँ। छोटे से बच्चे, 8-10 साल के बच्चों को भी उदासीनता हो सकती है। आजकल सभी मानसिक रोगों की उम्र कम होती जा रही है, घट रही है। एक बच्ची थी 10 साल की, उसने कहा कि मुझे भगवान के पास जाना है। फैमिली खुश हो गए, अध्यात्म में बहु रस है। मैंने कहा ये अध्यात्म में कोई रस नहीं, ये सुसाइड इसका मन स्टेटमेंट है। और भी सुसाइड स्टेटमेंट है। मुझे दूर जाना है, मुझे घर से भाग जाना है, मैं पृथ्वी पर बोझ हूँ, मेरे वजह से फैमिली को बहुत तकलीफ हुई है, मुझे मरना है। और ऐसे सेंटेंसेस किसी ने सीरियसली लेना चाहिए। तो इमीडिएटली मेंटल हेल्थ चेकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को लगता है कि यार इसमें हमारी बदनामी होगी कि मैं जा रहा हूँ अपना मेंटल चेकअप कराने, क्या मैं दिमागी पेशेंट हो गया हूँ। तो ये एक लोगों में शर्म होती है। ये शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हमको बुखार आता है हमको शर्म नहीं आती, कुछ भी बीमारी होती है तो हमको शर्म नहीं आती। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इलाज हो, और यही नजरिया हमारा मानसिक रोगों की तरफ भी होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टरों को जब मैं बताता हूँ कि ये बात, आपको आत्महत्या के विचार है क्या, खुल के पूछने से कोई डर नहीं है, और ये विचार उसके मन में जाएगा भी नहीं। तो ये सवाल माँ बाप को, बच्चों को भी पूछना चाहिए। बिल्कुल। जब भी कोई बच्चा या कोई व्यक्ति काम पे जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, स्कूल बोलता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो कॉट पे सोया रहता है, सीधा पूछना चाहिए आत्महत्या के विचार है क्या। ये बात हमारी रोज की बातचीत में, रोजमर्रा की जिंदगी में, तब हम जान बचा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी जज्बाती परेशानी से गुजर रहे हैं और आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आ रहा है और आपको मदद की जरूरत है, तो आप फौरन वांद्रेवाला फाउंडेशन की हेल्पलाइन पे फोन करिए, वो आपकी मदद करेंगे। उनका नंबर और ईमेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी पहचान, अपना नाम भी गुप्त रख सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी, ये डिप्रेशन या उदासीनता हिंदुस्तान में कितनी फैली हुई है? अभी एक ऐसा रिसर्च हुआ था, फैमिली डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट्स जो जाते थे, 4 में से 1 को डायग्नोजेबल मेंटल इलनेस था। उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे बड़ी इलनेस थी। 4 में से 1, ये बहुत बड़ी बात है। 8 से 12% लोगों को साइकेट्रिक इलाज कभी भी जरूरत पड़ती है, और स्ट्रेस में जो लोग हैं वो काफी, उनकी संख्या बहुत बहुत बड़ी है। मेंटल इलनेस बहुत कॉमन है। ये इतना क्यों बड़ा है, क्या बात है? ऐसा है कि आजकल हम 100 साल की जिंदगी 10 साल में जीने चाहते हैं, और साथ साथ किसी से बातचीत हमारी कम हो गई। हमारी इमोशनल कांटेक्ट टाइम, भावनात्मक बातचीत जो होना चाहिए वो कम हो गई है। तो जब डिस्कनेक्शन बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, तब तनाव बढ़ती है। तनाव बढ़ता है तब लोग रास्ते पर किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, घर में अपने बच्चों को बहुत पीटते हैं, और ऐसे करते करते हर एक उम्र में, स्कूल में देखिए ना आमिर जी, 3 स्कूल बच्चे जाते हैं, 6 घंटा स्कूल, 4 घंटा क्लासेस और 2 घंटा माँ का ट्यूशन। खेलने के लिए समय ही नहीं है। जब बच्चे खेलेंगे नहीं तो तनाव जरूर बढ़ेगा, जब बच्चे सोएंगे नहीं तब तनाव जरूर बढ़ेगा। तो यदि हमने इस स्टेज पर इलाज करेंगे तो आगे उदासीनता का बीमारी होने की संभावना कम होगी, मेजर मेंटल इलनेस होने की संभावना कम होगी, और मन का फ्रैक्चर होने से हम बचा पाएंगे।
और कौन से माइनर मेंटल इलनेसेस हैं, उनका नाम बताइए हमें। पैनिक अटैक जो बोलते हैं, Panic जिसमें attack, हमें घबराहट होती है, मेरी जान चली जाएगी, मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मुझे लिफ्ट में जाने में दिक्कत होती है, बंद डोर पे मुझे बहुत तकलीफ बंद होती है, कमरों में मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसके साथ साथ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हर एक बार आगे कुछ खराबी होगा, चिंता। वो तो मुझे भी हमेशा लगी रहती है। मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं हैं, किरण जी ठीक हैं कि नहीं हैं, मेरे भाई बहन ठीक हैं कि नहीं। ये सर्वसाधारण जो चिंता है वो आना आवश्यक है, जिससे हम समाज को, हमारी फैमिली से अच्छा बेहतर हम बर्ताव करते हैं। परंतु इतनी चिंता आती है जिससे अपना काम अटक जाता है, काम ही नहीं कुछ पर कर पाते। हाँ, लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते हैं, किसी का फोन आया तो उसे लगता है यार इसने फोन क्यों किया, और यह चिंता इस हद तक बढ़ जाती है, और जिंदगी खराब हो जाती है। उसके बाद मन का फ्रैक्चर होकर मेजर डिप्रेशन की बीमारी भी उसके साथ हो सकते हैं। ओसीडी क्या होता है डॉक्टर साहब? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मेरा हाथ गंदा है, मुझे बार बार साफ करना चाहिए। ऑब्सेशन यानी ये इर्रेशनल विचार है, ये पता है मुझे फालतू विचार है, पर मुझे बार बार मेरे हाथ साफ हैं, फिर भी 10 बार धोगे, ये मैं विचार रोक नहीं पा रहा हूँ, और मैं अपने एक्शन को भी रोक नहीं पा रहा हूँ। कंपल्शन कहते हैं इसको, कंपल्शन कहते हैं जो हम हाथ से धोते हैं, हम रोक नहीं पा रहे। और ये विचार को जो कहते हैं ऑब्सेशन कहते हैं। हाँ। डॉक्टर शेट्टी, मैं बताइए, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है? कभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, घर टूट जाती है, मेरे सामने किसी की मौत होती है, बाढ़ आ जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट आया, टेररिस्ट एक्ट होता है या राइट्स होते हैं, रेप के बाद भी होता है, और ऐसे समय पर कुछ समय के बाद अचानक ऐसे लग सकता है कि हादसा अभी हो रहा है, नींद कम हो सकती है, इस विषय से हम दूर भागते हैं, कभी कभी घबराहट भी हो सकती है, इसके साथ साथ उदासीनता भी हो सकती है। तो इसका भी इलाज है और होना चाहिए। इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है। तो मानसिक बीमारियों के लिए एक तो दवा होती है, इसके अलावा काउंसलिंग होती है, और साइको एनालिसिस भी होती है, साइकोथेरेपी भी होती है। हाँ, और सभी रैशनल इलाज है। मुझे बताइए कि जो लोगों को जरूरत है ट्रीटमेंट की, कितने लोगों को एक्चुअली ट्रीटमेंट मिलती है, कितने लोग एक्चुअली ट्रीटमेंट ये लेते हैं? 40 से 50% लोग तो पहुंचते नहीं हैं। कुछ लोग जो पहुंचते हैं लेट पहुंचते हैं। मेंटल इलनेस या टाइफाइड जल्द इलाज करेंगे तो तकलीफ जल्दी अच्छा हो जाती है। हार्ट की तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास भागते हैं लोग, कोई चांस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फोटो लग जाएगी। मन का रोग है तो माफ कीजिए, पर वो ज्यादातर मंदिर दरगाह के आगे पीछे घूमते रहते हैं, पर ऐसे घूमते फिरते वो बहुत समय व्यर्थ करते हैं, और इससे इतनी तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों से बचना है हमको, हमें अंधश्रद्धा से दूर जाना है, श्रद्धा को कायम रखना है। सही कहा आपने। डॉक्टर शेट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे डॉक्टर शेट्टी ने हमें बताया कि डिप्रेशन एक बीमारी है, आइए मिलते हैं ऐसे दो लोगों से जिन्होंने इस बीमारी को बहुत करीब से देखा है। अरुणा प्रकाश मुंबई की रहने वाली हैं। जिंदगी में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर मुश्किल का सामना उन्होंने हिम्मत से किया। आज 72 साल की उम्र में भी वे काफी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब वो जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। ना उन्हें किसी चीज की कमी थी, ना ही कोई परेशानी, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। पढ़ लिख कर विदेश सेटल हो चुके बच्चों की याद आती थी। खाली घर काटने को दौड़ता था। एक अजीब डर, एक अजीब निराशा उन्हें घेरने लगी थी, और इसी घुटन से तंग आकर एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। अपनी जिंदगी को अलविदा कहने की कोशिश 24 साल की उम्र में यतिन नाडकर्णी ने भी की थी। एक रिश्ते में चोट खाने के बाद यतिन एक अरसे तक उस गम से उबर नहीं पाए, ना ही उन्होंने अपना गम किसी से बांटा। धीरे धीरे उनका जिंदगी से लगाव कम होने लगा। मरने का ख्याल उनका साए की तरह पीछा कर रहा था। इसी मानसिकता के चलते उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से अरुणा प्रकाश और यतिन नाडकर्णी, इन दोनों को जिंदगी ने एक और मौका दिया। अरुणा जी, यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आप दोनों का एक एक्सपीरियंस रह चुका है डिप्रेशन के साथ। हम जानना चाहेंगे यतिन पहले आपसे कि उस वक्त जब आप डिप्रेशन में थे, आपकी क्या फीलिंग्स होती थी, आपके क्या विचार होते थे?
मुझे कुछ करने की चाह नहीं होती थी, सोता रहता था। एक ही विचार बार बार जैसे एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है और वही टेप रिकॉर्डर बार बार चल रहा है। वही विचार इतने बार आते थे कि मैं थक जाता था। उस वक्त मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक कुआं है और मैं कुएं में उल्टा गिर रहा हूँ और नीचे जा रहा हूँ और जितना नीचे जा रहा हूँ उतना ही आसपास अंधेरा नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। और जो ऊपर जो मुंह है कुएं का, उसमें से जो लाइट आती है, रोशनी आती है, वो धीरे धीरे छोटी हो रही है, दूर जा रही है मेरे से, और एकदम असहाय हूँ। और नीचे और फिर धड़ करके नीचे आप गिरेंगे। हाँ, गिर गया। एक जो फीलिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप किसी को कुछ कह नहीं पाए उस वक्त? आपको नहीं लगा मैं किसी को बोलूं? एक्चुअली मैंने शेयर किया था, मैंने फ्रेंड्स को बताया था कि मुझे जीने की तमन्ना नहीं है, अच्छा, आपने कहा ये? लेकिन फ्रेंड्स हैं और उन्होंने सीरियसली नहीं लिया? हाँ, उन्होंने मजाक में उड़ा दिया या ऐसे ही। देखिए, ये बहुत जरूरी है, ये नोट करना बहुत जरूरी है कि जब भी हमारा दोस्त, हमारे परिवार वाले ऐसा कुछ हिंट भी करें तो हमें उस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी। बहुत बार सिचुएशंस आते थे जो मुझे बहुत ही नीचे ढकेल देते थे, तो तभी मुझे बहुत ही ज्यादा लगता था कि आज मुझे करना है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, ठान लिया कि मैं एक डेट और टाइम फिक्स करूंगा और उसी वक्त करूंगा। और क्या हुआ कि उसी सवेरे मेरा जो परिवार है उनको कहीं बाहर गांव जाना था अर्जेंटली। और एकदम से ऐसे लगा कि यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग, कायनात मुझे बोल रही कि यही सही वक्त है। फिर मैंने अटेम्प्ट किया, तब मैं बहुत ही डर गया था और मेरा फुल बॉडी ऐसे कांप रहा था। फिर मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उससे बोला कि अच्छा, जस्ट मुझसे बात करो। करने के बाद, मतलब हाँ, कोशिश के बाद? हाँ, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। उसने बोला कि अच्छा, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से बाहर जाना है, और उसने फ़ोन रख दिया। अरे बाप। तो मैंने घर में जो मंदिर होता है वहाँ पे प्रार्थना की और मैं अपने बेड पे जाके सो गया। मेरा जो फ्रेंड जिसको मैंने फ़ोन किया था, उसको मेरे आवाज़ में कुछ गड़बड़ लगी। अच्छा। और वो तुरंत घर से निकल के सीधे मेरे घर आया। अच्छा, वो डायरेक्टली आपके घर पे आ गया? और बहुत दूर से आया और टाइम पे पहुंचा। और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। वक्त पे पहुंच गया वो, और हाँ। आपकी जान बचाई उसने। हाँ। क्या नाम है आपका ये दोस्त? अनिरुद्ध। जस्ट इन टाइम। अरुणा जी, हमें बताइए कि आपके जब बच्चे चले गए घर छोड़ के, तो आप बहुत उदास हो गई थी और आप इस डिप्रेशन में चली गई थी। कैसी कैफियत होती थी, क्या महसूस करती थी आप? एक अजीब सा हाल था, मुझे खुद पता नहीं चलता था कि मैं जिंदा हूँ या जीती जागती लाश हूँ। सब कुछ वही था, वही घर था, वही चार दीवारी थी, लेकिन तब भी सब कहीं कुछ नहीं था। जब मैं फ्रिज में से दही निकाल के टेबल पर रखती थी तो मेरे सामने ऐसा लगता था कि बच्चे दही के लिए झगड़ा करते थे कि पहले दही मैं काटूंगा। प्लेट लगाती थी तो मन में ऐसा एहसास होता था, बच्चे कहते मम्मी आलू का पराठा, या मेरा छोटा बेटा कभी पूरी वगैरह बना रही होती थी तो कहता था, स्टूल पे रख के साथ में खड़ा हो जाता था, मम्मी मैं पूरी उतरवाऊंगा। तो मुझे उनके वो चेहरे सारे टाइम याद आते थे, चुभते थे। उन दिनों ये मोबाइल और ये चैट वीडियो नहीं होता था। 3 मिनट में शायद 106 या 115 रुपए लगते थे। तुम कैसे हो, खाना खाया, तबीयत ठीक है ना? बस इतने में मेरे हस्बैंड के और बच्चों की बात हो गई। लेकिन वो पेट में जो एक फांस, एक छुरी सी लगती थी ना, रोया भी नहीं जाता था। किसके लिए रो, बच्चे तो बहुत खुशी में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे को लगता था शायद मेरे बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे निकल गए, अगर शायद थोड़े बुद्धू रहते तो यहीं रह जाते। लेकिन हमने सोचा कि उनका भविष्य है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन बहुत चोर होता है। चोरी हो जाता है लेकिन मानता नहीं है, और माँ के मन को झुटलाना बहुत मुश्किल होता है। लीपा पोती कितना भी कर दो, लेकिन जब खुरच के देखो ना तो माँ रहती है।
तो फिर मेरा खीर बनाना बंद हो गया, पालक की पूरी बनानी बंद हो गई, साड़ियाँ खरीदनी धीरे धीरे कम हो गई, जिंदगी उदास हो गई, निष्क्रिय हो गई, स्पंदन नहीं रहा। सुख को मैंने जितना मुट्ठी में कसकर बांधा, जब मैंने मुट्ठी खोली तो मेरी मुट्ठी खाली थी। तो मेरे को एहसास हुआ कि जीना कैसा। हाँ, मैंने वो कोशिश करी, नाकामी हुई, लेकिन उस टाइम जब मुझे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, मुझे अभी तक याद है, अंदर से ही मेरे से एक आवाज़ आई, मुझे जीना है, तुम मुझे नहीं छीन सकते। और मैं वापस आ गई। यतिन, मुझे बताइए कि एक दफ़ा आप इस चीज़ से निकल आए, वापस आ गए, आपके दोस्त ने आपको बचाया, फिर आपने क्या किया, आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी? एक चीज़ थी कि मैं जो घटना हुई थी वो चेंज नहीं कर सकता था, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको चेंज नहीं कर सकता था। तो एक ही चीज़ थी कि मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। मैंने काउंसलिंग ली 1-2 महीने, डिप्रेशन तो बहुत ही कम हो गया था। फिर से एक जीने की इच्छा जागी आ रही थी। हाँ, कोइंसिडेंटली मैं एक एनजीओ में गया था, समार्टन सहारा करके एक हेल्पलाइन है जो सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है। अच्छा, जो लोग आत्महत्या करने वाले हैं उनके लिए ये फोन कॉल करके बात कर सकते हैं, आप उनको बचा सकते हैं। तो मैंने उनके साथ 6 साल काम किया उसके बाद। तो आप फोन लेते थे लोगों का जो दिक्कत से गुजर रहे हैं। और शायद मैं ज्यादा अच्छी तरह उनको समझ पाता था क्योंकि मैं आप खुद ही उसमें उससे गुजर चुके थे। और इस तरह आपने बहुत लोगों की मदद की होगी, बहुत सारी जानें बचाई होंगी। अरुणा जी, 8 महीने पहले आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जी, जिसकी वजह से आप एक बार फिर डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन आप लड़ी, उसके बारे में हमें बताइए। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग दमन जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ। मुझे होश आया तो शायद हम किसी हॉस्पिटल में थे। मेरे 3 बच्चे विदेश से आए, फिर अनु ने धीरे से बोला कि मम्मी, पापा इज नो मोर, पापा गुजर गए। और न जाने क्यों कहीं अंदर से जो मेरे को हिम्मत आई वो ये थी कि शरीर चला गया है, आत्मा है। फिर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। कहीं मेरे को विश्वास था, जैसे उस टाइम मैं गिर के निकल आई थी, इस बार भी मेरे को विश्वास था कि मैं इसमें से निकल आऊंगी, और मैं निकल के आई। 3 बच्चे मेरे साथ रहे, ये लोग फिर चले भी गए, और फिर मैंने अपने आप जीने का एक संकल्प लिया कि मुझे जीना है, जिससे कि मैं और लोगों को और औरतों को बता सकूं कि पुरुष और स्त्री कभी साथ में नहीं जाते हैं, आगे पीछे एक को जाना ही होता है। ये तो जिंदगी का, संसार का नियम है। लेकिन जो भी कोई पीछे रह जाए उसको हिम्मत से जीना है, अंदर विश्वास से जीना है। ये मैं सबसे कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन जी हमसे बातचीत करने का। अरुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। इस घर में पेट्स रखे हुए हैं हमने, उनको हम कितना प्यार करते हैं, तो ये क्यों नहीं यहाँ रह सकता? तो हमें बोला गया कि कुत्ता इज मोर यूजफुल देन हिम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रत्ना चिब्बर जी। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। हमें बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी पैदाइश कहाँ की है? मैं वैसे अंबाला में पैदा हुई थी। हम लोग पंजाबी हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी फौजी थे तो हम बहुत घूमे, मतलब, और लास्ट में उनकी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी। अच्छा। तो मेरा बचपन वहीं बीता है, तो मुझे वहीं की यादें हैं मेरे। और आपके परिवार में आपके भाई बहन? मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दो थे, और हमारे माँ बाप। जी जी जी। अपने आपके भाई का नाम क्या, छोटे भाई का? सुशील। सुशील। तो जैसे हम लोग बड़े होते गए, और जैसे आपको पता है कि मिडिल क्लास के लोग हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर मतलब बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं और बेटे जो रह जाते हैं वो माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो वैसे मेरी माँ भी सोचा करती थी। तो मतलब ऐसा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। मेरे भाई को पता नहीं क्या हुआ, मतलब लास्ट के जो उसके 2 साल थे इसके पॉलीटेक्निक के, वो थोड़े तकलीफ दे थे। और हुआ क्या, उसको हमारे घर में 10 साल लगे
10 साल लगे? 10 साल लगे पता करने के लिए कि इसको है क्या। तो शुरुआत से बताइए हमें। शुरुआत से ऐसे कि जैसे मतलब पढ़ता लिखता था, वो सब ठीक था उसका, लेकिन जैसे होठ पे जैसे ये मम्बल करते हैं ना, धीरे धीरे कुछ बोलता था ऐसे करके, कुछ मतलब शायद अपने आप बातें करता था वो। और थोड़ा सा मतलब लोगों से मिलना थोड़ा कम हो गया था, उसके दोस्त आने थोड़े कम हो गए थे। मतलब पढ़ाई तो पूरी कर ली, पास हो गया अच्छे नंबरों पे वो। फिर वो नौकरी का सवाल पैदा होता है, तो जहाँ जाता था वापस आ जाता था। तो मेरे पिताजी को समझ नहीं आता था ऐसे क्यों करता है ये। तो आप अपने पति के घर थी, तो आपको जी। इसके बारे में जानकारी इतनी नहीं थी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं पूना में थी उस वक्त। जी। फिर मैं जब एक बार गई तो माँ बहुत रो रही थी, ये हर वक्त पड़ा रहता है, ये ऐसे करता है। तुम रोते हुए बताया कि तुम्हारे पिताजी ने छड़ी निकाल के उसको इतना मारा। मैंने कहा मारा इसको? मैं बहुत नाराज़ हो गई अपने पिताजी से। मतलब डरते थे हम लोग, उनको ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि उसको मारा क्यों। तो मगर ज़्यादा बातें मुझे नहीं बताती थी, क्योंकि उनको लगता था भी इसका घर है, इसको। मेरे पिताजी तो बिल्कुल नहीं बताते थे, उनको आपको नहीं बताते थे? नहीं। फिर जब दूसरी बारी मैं गई तो वो मेरे पिताजी मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए। तो जब गाड़ी चलने लग पड़ी तो वो ना स्टेशन पे खड़े होकर फूट फूट के रोने लग पड़े। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा दिल डूब रहा है। इट वाज अ गट रेंचिंग साइट। तब मैंने समझा कोई बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि और आपकी ट्रेन निकल रही थी उस वक्त? ट्रेन जा रही थी और मैं देख रही थी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके वो रो रहे थे। तो इस वक्त आप लोगों को ये पता नहीं था कि ये कोई मेंटल इलनेस है? नहीं, मेरी माँ ने बहुत कुछ किया इसके लिए। मम्मी ने 40 सोमवार रखे और नंगे पाँव ना, वो बलुआ घाट है वहाँ पर इलाहाबाद में, नंगे पाँव वो जाती थी माघ के महीने में। लेकिन वो उन सब चीज़ों से थोड़ी ना फ़ायदा होता है। और अगर किसी ने कह दिया मेरी माँ को कि इसको शायद ना आप डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, मतलब मानसिक रोग को, तो वो रोने लग पड़ती थी। अगर ये पागल है तो इसने पढ़ाई कैसे की? तो इस तरह से होता रहा। फिर मैं उसको ले आई वहाँ पर, वो मेरे पास 2 महीने रहा, लेकिन ठीक नहीं रहा। पूना में? फिर मैंने उसको भेज दिया। फिर मैं मद्रास आई जब, तब तक बहुत ही खराबियाँ हो चुकी थी। हमारे घर में तो मातम का माहौल था। वो किसी तरह से मेरे पिताजी, मैं गई उनके साथ तो किसी को कह रहे थे, उनकी जान पहचान का आदमी था, उसकी प्रिंटिंग प्रेस थी, उसको कह रहे थे इसको नौकरी पे रख लो प्लीज़, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत आपका काम करेगा, आप इसको नौकरी पे रख लो। अच्छा 300 रुपये इसको दे दो। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो फिर क्या, मेरे पापा ने बोला अच्छा 300 नहीं 200 रुपये दे दो। फिर भी वो नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कुछ मत दीजिए, लेकिन इसको काम करने दीजिए, घर में पड़ा रहता है। मैं बहुत ही हैरान हो के ये सब बातें सुनती रही। एंड मेरे को, आपको मैं क्या बताऊं, इतनी तकलीफ हुई ये सब सुन के। तो जब मैं मतलब मद्रास में आई तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं इसको अपने पास बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मतलब बिजनेस था हमारा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है बुला लो। तो मैंने उसको बुलाया। तो जब वो मेरे पास आया तो उसी वक्त हमारे एक मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे, वो आए। तो मैंने उससे, नॉर्मली मैं उसको किसी से मिलवाती नहीं थी, क्योंकि तब तक क्या हो गया था कि जैसे बातें करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बातें करता था अपने आप से मतलब इस तरह से करता था जैसे कोई सामने बैठा है, एंड हाथ हिला हिला के और हंसता था जोर जोर से। इस तरह से हो गया था वो। उन्होंने कहा कि इसको ना रत्ना बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। जी। तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? मैंने कहा हाँ हाँ मुझे भी लगता है इसको कुछ है। तब तक आपको भी ये फीलिंग आ गई थी? हाँ मुझे लगता था ऐसे। लेकिन इस बात को कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए थे। 10-12 साल? जी। मैं ले गई उसको डॉक्टर शारदा मेनन के पास जी। और वहाँ जाते ही तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसकी पूरी वो टेस्ट वगैरह करते हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बोला इसको स्किज़ोफ्रीनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया है? जी। तो फिर डॉक्टर ने बोला तुम घबराओ नहीं, इसके लिए दवाई है। तो वो दवाई खाने लग पड़ा। 1 हफ्ते के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम्स थी। हमारे घर में मतलब ये लगता था कि ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई है। तो उन्होंने मुझे फिर एक लेटर लिख के दिया और मुझे स्कार्फ में भेजा। मैं स्कार्फ में गई तो मैं क्या बोलूँ आपको, वहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स मैंने फैमिलीज़ मैंने देखी
मेरे जैसी, मुझसे बहुत ज़्यादा दुखी। हाउ आयरॉनिकल, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसे कहते हैं ना कि दुख बोलो तो आधा हो बांटते हैं जाता, तो फिर कम होता आधा है। हो जाता है। तो मेरा भी दुख एकदम आधा हुआ। तो वहाँ पर जो डॉक्टर मेनन थी, हम सब फैमिलीज को उन्होंने कहा कि देखो जो ट्रीटमेंट होती है इसकी जो मेंटल इलनेस की, मानसिक रोगों की, उसमें परिवार का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाओ अपनी, तो एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हो। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम आशा था, आशा है। लेकिन उसके बाद ही हमारे घर में बड़ी तकलीफ़ें शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने एक बार कहा कि इस घर में पेट्स रखे हुए हैं हमने, उनकी ज़िंदगी, उनको हम कितना प्यार करते हैं, तो ये क्यों नहीं यहाँ रह सकता। तो हमें बोला गया कि कुत्ता इज़ मोर यूजफुल देन हिम, यू नो। सो दैट रियली, मुझे लगा कि यहाँ पर अब यहाँ रहने की कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि द बेसिक फीलिंग्स आर नॉट देयर। एनीवे, फिर उन्होंने एक दिन मुझे बोला, तुमको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तुम्हें अपना परिवार चाहिए या तुम्हें वो चाहिए, अपना भाई चाहिए। आपके पति ने आपसे ऐसा कहा? हाँ। परिवार चाहिए या भाई चाहिए? मैंने भी कहा नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। नहीं। अगर मैं उसका साथ छोड़ देती ना, तो वो तो ही वुड कहीं पर सड़क पे जाके ख़त्म हो जाता वो। अगर मैं उसके साथ रही हूँ तभी उसकी ज़िंदगी अभी आज पटरी पे है, नहीं तो क्या होता आप बताइए आमिर। मतलब ऐसा हो गया कि बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए, सब कहने लगे मैंने मर्यादाओं का भंग किया है। फिर मैंने एक छोटा सा 2 बेडरूम का एक फ्लैट लिया मैंने चेन्नई में जी, और अपने माँ बाप को मैंने वहाँ रखा और मेरे भाई को वहाँ रखा। जो मेरा बेटा था वो कहता था आप लोग ऐसे मत करो, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला वहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, तुम रह सकोगी वहाँ पे? तो उसने कहा हाँ मैं रह लूँगी। वो मेरे साथ आई। और आपकी बेटी इस वक्त यहाँ हमारे वो साथ है, बैठिए। और उस वक़्त मैंने सोचा कि अगर मुझे मेरे भाई के लिए कुछ करना है तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी मैंने इंडस्ट्री शुरू की वहाँ पे, उसमें मैंने मेरे भाई को बोला कि तू काम कर। और इस दौरान आपके भाई की ट्रीटमेंट चल रहा था, दवा जारी थी जी। ही बिकेम वेरी स्टेबल। उसके बाद मैंने दवाई से बहुत उसको फायदा हुआ। जी, होता ही है वो तो। उसने इतना अच्छा काम किया, मैं क्या बताऊं। तो मुझे लगा कि उस वक़्त मुझे लगा कि अगर ये कर सकता है ये, तो मैं स्कार्फ में इतने देखती हूँ जो पेशेंट्स हैं स्कार्फ जी, में, तो मैंने उनको मैं क्यों ना काम दूं। जी। ओह, तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला स्कार्फ में कि आप 2 लोगों को भेजो। और फिर जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर शादा मैनन ने फिर एक बारी मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि एक होम है यहाँ पर, मतलब पुराना, वो बंद हो रहा है, जहाँ पर 18 पेशेंट्स हैं, तो तुम वो 18 पेशेंट्स जो हैं उनकी देखभाल करो। अच्छा, आपसे कहा? मतलब आशा से कहा। आपकी जो एसोसिएशन थी जी 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 फैमिलीज की? हाँ। जी। तो हमने वो होम, उसको वैसे ही हमने ले लिया एंड वी स्टार्टेड टेकिंग केयर, मतलब उनका हम देखभाल करने लग पड़े। फिर हमने उसको एक्सपैंड किया। उस वक़्त मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जो मुझे इतने पढ़े लिखे नज़र आए। जो पेशेंट्स थे? जी, BE, MSc, BSc गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे ऐसे लोग थे और इस तरह से रह रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर भगवान का नाम लेके एक शॉप हमने खोली वहाँ रेंट पे, और उसमें हमने जो हमारे अंदर लड़के बैठे थे ना, उनको बाहर लाना शुरू किया। जो बीमार थे, जो जी जी जी, मानसिक रोग, 4 लोग रोगी उसमें, थे। 3 पहले आए हमारे साथ और उनको उस शॉप में डाला। उस शॉप में हम स्टेशनरी बेचते थे और मेरे को लगता था पता नहीं क्या होगा। पहले दिन मैं जब शाम को आई तो उन्होंने बोला, इतने खुश, कह रहे हैं मैडम हमने 100 रुपये की सेल करी है। 100 रुपीज़। हाँ, बस उसके बाद तो हमने फिर मुड़ के देखा नहीं पीछे। वो मुझे कहते थे मैडम ऐसा है कि हम एक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर एक PCO लगाया उन्होंने। अच्छा, एक आइसक्रीम की वो हमने डाला। दुकान को बढ़ाते गए? बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। और उसमें और अभी वो कामयाब होती गई? बहुत कामयाब हुई। उसके बाद हमने 3 और खोली।
3 और दुकान में? जी। वाओ। इस वक्त क्या हुआ, एक उसी गली में एक चाइनीज डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक था। वो 2 लड़के उसमें से उनके क्लिनिक में गए और वहाँ पर जो पेशेंट्स बाहर बैठे रहते हैं उन सबको बोला कि हमारी यहाँ शॉप है जहाँ हम कॉफ़ी वगैरह देते हैं, आप लोग आओ वहाँ पे। आपके लड़के वहाँ गए मार्केटिंग के लिए? हाँ। कि आइए हमारे यहाँ कॉफी पीजिए। जी, अमेजिंग। आई सॉ द, यू नो, मेरे को लगा कि लाइट है टनल के आखिर में, बहुत मुझे लाइट दिखाई दी। और आपने जो कंपनी शुरू की थी उसका क्या हुआ? वो काफी बढ़ गई है, अभी हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, तो आपके भाई आपकी कंपनी में काम करते हैं? वो भी काम करता है, उसके अलावा 4 और लोग करते हैं। तो सुशील जी खुश हैं अभी? बहुत खुश है। उसकी जिंदगी जैसे कहते हैं ना, ही इज हैविंग द लास्ट लाफ। जितनी उसने दुत्कार, फटकार, मार खाई है ना, उसका सब, अभी वो सबसे खुश है, सबसे सुखी है। और मुझे लगता है कि सुशील जी की जिंदगी में आपका एक बहुत ही बड़ा हाथ था। बहुत बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस अपने लाइफ में दिए हैं आपने, और अपनी लाइफ भी संवारी है, उसके साथ साथ अपने भाई की लाइफ भी संवारी है, और उसके साथ साथ इतने रोगियों की लाइफ आपने संवारी है। बहुत बड़ा काम किया आपने। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि हर हफ्ते की तरह शो खत्म होते ही ठीक 12:30 बजे मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एक और डॉक्टर से, एक साइकेट्रिस्ट से, जो हमें इस बीमारी को समझने में मदद करेंगे। मैं नेता देना चाहूँगा डॉक्टर सुदीप्तो चटर्जी को। आइए डॉक्टर सुदीप्तो, हमें बताइए कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर एक बाउंड्री रहती है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ये जो बाउंड्री है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब मिसाल के तौर पे कहूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि इस वक्त दिन है लेकिन वाकई में इस वक्त अगर रात है, तो ये एक अंतर आता है। तो जो सच्चाई है उससे मैं परे हो जाता हूँ। बिल्कुल। और स्किज़ोफ्रेनिया में एक सिम्टम होता है कि अकेले बैठे बैठे आपको लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको बुला रहा है, और आप जवाब भी देते हैं। और वो जब हम जवाब देते हैं तो बाहर के लोगों को दिखता है कि एक आदमी बैठे अपने अकेला आप से बात कर बड़बड़ा रहा रहा है। है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि जब आप उसको कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो उसको लगता है भाई मैं तो बात कर रहा हूँ, इसको क्यों नजर नहीं आ रहा है? तो इसको हम हैलुसिनेशन कहते हैं। और जब कई पेशेंट्स को डर भी लगता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये जो भ्रम होते हैं कि मेरे खिलाफ सब साजिश कर रहे हैं, इसको हम डिल्यूशन कहते हैं। डिल्यूजन। डिल्यूशन। और पैरानोया को क्या कहते हैं? पैरानोया है ये शक। अगर ये पानी है तो मुझे ये बिल्कुल महसूस है कि आमिर खान मुझे यहाँ बुला के ये जहर वाली पानी पिलाने के लिए इतना बड़ा एक साजिश ड्रामा किया है उसने। हाँ। तो अगर मैं आपको पानी दूंगा तो आप और डर जाएंगे कि यार ये मेरे को पानी पिला रहा है। अब मेरे शक सच हो रहे। तो ऐसे और कौन से गंभीर मानसिक रोग हम देखते हैं? एक तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गई, दूसरा जो है उसको कहते हैं हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में 2 चीज़ होते हैं। एक होता है कि आप बिना कारण से इतने खुश हो जाते हैं कि किसी और को दिखता नहीं है कि इतना खुश होने का कारण क्या है। हर चीज़ तेज तेज हो जाती है। आपके सोच विचार, आपकी बात की करने की जो शैली है, जैसे गाड़ी चल रहा है, फुल एक्सीलरेटर, कोई ब्रेक नहीं है। तो ये जो चढ़ाव की जो पोल है, एक मूड ये होता है जिसको हम मेनिया कहते हैं। लेकिन आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। तो इसका दूसरा दूसरा है सिवियर डिप्रेशन। आम डिप्रेशन से ज्यादा, और भी ज्यादा सिवियर होता है। वो गाड़ी का सिर्फ ब्रेक ही है, एक्सीलरेटर बिल्कुल नहीं है। हर चीज स्लो, सोच विचार, चाल चलन, बात करना, और हर चीज नकारात्मक। इसमें दोनों चीजें, एक ही इंसान को कभी ऊपर जाता है, वो कभी एकदम नीचे गिर जाता है। और मेनिया के एपिसोड में और एक जो बहुत बड़ा तकलीफ देती है कि आपका जो जजमेंट है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत खत्म हो जाती है। तो आप गलत गलत चीजें करते हैं, रिस्की चीजें करते हैं। आप रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, आप या तो अल्कोहल या कोई भी और नशे में चले जाते हैं। नशे में जाते हैं। और वो जो रियलाइजेशन होती है बाद में
कि मैंने ये किया, तो डिप्रेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो ये जो गंभीर मानसिक रोग हैं, इनका भी इलाज उतना ही मतलब मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, सही वक्त पे और सही इलाज। तो हमारे पास इस वक्त काफ़ी दवाई हैं जिससे हम इस्तेमाल पेशेंट का करके फायदा हो सकता है। बहुत फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए कि अगर पेशेंट इलाज लेता है, अच्छा इलाज लेता है, तो फिर उसके कितने चांसेस हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ एक दफ़ा फिर जीना शुरू कर दे? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस वक्त पे ट्रीटमेंट चालू हुआ है। अगर जल्दी हुआ है, आइडियल कंडीशंस में हाँ। अप टू 60 to 70% लोग बहुत हद तक रिकवरी कर सकते हैं। मतलब देख के या सुन के या बात करके आपको एहसास ही नहीं होगा कि इनको ये बीमारी है या ये कभी पेशेंट्स थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। वेलकम बैक दोस्तों। मानसिक रोगों का इलाज है और दुनिया भर में रोगियों का इलाज होता है, उन्हें डॉक्टरी मदद मिलती है, लेकिन हम आमतौर पे ऐसे मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आइए देखते हैं। मानसिक रोगों को हमारे देश में अक्सर एक बीमारी के रूप में देखा ही नहीं जाता, जिसका खामियाजा पीड़ित को भुगतना पड़ता है। इन रोगों और इनके इलाज की संभावनाओं के प्रति अज्ञानता के चलते परिवार वाले इस बात से अनजान होते हैं कि इन बीमारियों का इलाज संभव है। रोगी के परिवार को अक्सर सामाजिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है, उनकी फैमिलीज़ को आइसोलेशन में जाना पड़ता है बहुत बार, और ये लोग अपने ये ऐसे ही बच्चों को, या बेटा है या बहू है या कोई भी है उनके घर में, उनको वो छुपा के रखते हैं, वो सामने कभी नहीं लाते। दूसरी ओर देश में कई मानसिक रोग के अस्पतालों की हालत भी ठीक नहीं है। आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में घुसे तो वहाँ की हालत इतनी खराब होती है, इतनी बदबू होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर्याप्त बिस्तर नहीं होते, जो होते हैं उनमें खटमल रहते हैं, तो रोगी सो नहीं पाते। वो लोग खुद मानते हैं कि उनके यहाँ मरीजों का यौन शोषण हो रहा है। इसके चलते या तो रोगियों को घरों के अंदर ही बांध कर रख दिया जाता है, या इलाज के लिए ओझाओं, तांत्रिकों और बाबाओं के पास ले जाया जाता है। ऐसी जगहों पर झाड़ फूंक और भूत प्रेत भगाने के नाम पर रोगियों को तरह तरह की शारीरिक यातना दी जाती है। कई जगहों पर रोगियों को बेड़ियों में बांधकर रखने का भी चलन है। सन 2001 में तमिलनाडु के इरवाड़ी में इस चलन का भयानक नतीजा सामने आया, जब पेड़ों के साथ बांधकर रखे गए रोगी आग लगने के वक्त अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग पाए। किसी भी दूसरे रोग से जूझ रहे व्यक्ति की तरह इन रोगियों को भी प्यार, हमदर्दी और सही इलाज की जरूरत होती है, लेकिन ये सब तो दूर, इन रोगियों को इंसानों जैसा बर्ताव भी नहीं मिलता। दोस्तों, इस किस्म का शर्मनाक बर्ताव होता है मानसिक रोगियों के साथ, जबकि इलाज मुमकिन है। लेकिन इन हालातों की मार सिर्फ मानसिक रोगियों को ही नहीं झेलनी पड़ती, उनका परिवार, वो लोग जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो किन हालात से गुजरते हैं, ये बयां करना मुश्किल है। जहां एक ओर बहुत सी मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कुछ रोगियों का इलाज या तो संभव नहीं होता या उनमें लंबा वक्त लगता है। अमूमन ऐसी बीमारियों से जूझते इंसान के परिवार के लिए जीवन एक कठिन सफर बन जाता है, कठिन और बिल्कुल अकेला। सहानुभूति और मदद की बजाय समाज और रिश्तेदार बहिष्कार कर देते हैं, जैसे कि रोगी और उसके परिवार ने कोई जुर्म किया हो। संस्थागत सरकारी सहायता के अभाव में बीमारी से जूझने का पूरा जिम्मा किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति पर आ जाता है। ऐसे में एक सवाल उठता है, इस चुनौतीपूर्ण और कठिन इंसानी हालात से गुजर रहे एक परिवार के लिए क्या समाज या सरकार, किसी की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? पिछले कई सालों से अपने निजी जीवन का त्याग करते हुए
स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित अपनी प्यारी बहन की अकेले ही देखभाल कर रही हैं सीमा जैन, और वे इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। सीमा जी, आपकी बहन को ये बीमारी कितने सालों से? प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई वो 96 से हुई, तो अब तक की लाइफ मतलब 18 इयर्स हो गए मुझे। 18 साल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। तो 18 साल से आप उनका ख्याल रख रही हैं? या कोई भी मेरे साथ नहीं था, मेरे रिलेटिव्स जो वहाँ रह रहे थे, नेवर। मुझे ये लगता है कि इस बीमारी के कारण जो ये बच्ची है तो उसके साथ कोई भी लिंक नहीं रखना चाहते, उनके परिवार वालों के साथ लोग दूर हो जाते हैं। हाँ, आपकी पूरी फैमिली कट ऑफ है समाज से। तो आपके लिए जिंदगी कैसी रही इन 18 सालों में? मैं इसको एडमिट कराती रही, इसका ट्रीटमेंट कराती रही, इसकी मार खाती रही। मतलब हर बार जब अटैक होता था इसका, ये बीमार होती थी तो वो वायलेंट ज़्यादा होती थी। तो मैंने जॉब तो छोड़ी हुई थी क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी, इस कंडीशन में थी वो। घर पे तो मदर को तो वो कब की मार चुकी होती अगर ऐसे छोड़ देती मैं। माँ पे भी हाथ उठाती थी? सब पे। आप देखो ना कि मैं मार खा रही हूँ, इट्स ओके। आप मदर को कैसे देख सकते हो कि वो और आप हेल्पलेस हो? उसको देखती हूँ, वो बहुत प्यारी है। ये तो उसकी बीमारी है, उस मारती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खराब है या उसमें कुछ है। ये उसकी बीमारी है। ये उसकी बीमारी है, पर वो तो बहुत अच्छी है। वो एक बच्चा है, तो बच्चे कैसे होते हैं? फूल की तरह होते हैं बच्चे। उनको हम कितना प्यार करते हैं, उतना ही प्यार मुझे उसके लिए है। इन 20 सालों में 8 इयर्स में डॉक्टर ने कहा कि अब हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, और फिर इसकी ईसीटी स्टार्ट की, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक। तो फिर वो उसको 5 दिन ये डाउन फेज में रहती थी घर पे ईसीटी के बाद। वो डाउन फेज भी बहुत मुश्किल है। यूरिनेशन के लिए जाना नहीं, बीच में यूरिन कर देना, कपड़े चेंज नहीं करना, कुछ खाना नहीं है। तो एज ए गर्ल उसको और भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी वो गंदा है, और उसकी स्मेल को टॉलरेट करना, उसकी बेडिंग चेंज नहीं कर सकते आप। तो कितना मुश्किल है ये सब। मैं आप सबसे भी कहती हूँ, इतने डॉक्टर्स बैठे हैं, वो आप लिख देते हो दवाई, इज़ इट ओके? आपका काम पूरा है, यू आर सेटिस्फाइड। हमें कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है वहाँ पे। कैसे करना है, क्या कैसे करना है? स्किज़ोफ्रेनिया है, वायलेंट नेचर है, आप कैसे करोगे? मतलब मेरे लिए तो ये हो गया कि इसकी तो कोई दवाई नहीं है, अब मुझे तो ऐसे ही रखना है। और मुझे क्यों ऐसे रखना है, मुझे बताइए, मैं क्यों सह रही हूँ, किस लिए? सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा दिन कैसे पास करूँ, मेरे दिमाग में यही चलता है। रात निकल जाएगी, हर रोज़ मरते हैं, हर सुबह जिंदा होते हैं। हम खुद ही गिरते रहे, हम खुद ही संभलते रहे। लेकिन मैं एग्जॉस्ट होती जा रही हूँ। लिमिट मेरी अब क्रॉसिंग हो चुकी है, लिमिट्स की क्रॉस कर चुकी हूँ। मतलब अब और नहीं सहा जाता मेरे से। मेरी लाइफ का आप डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट को, दुनिया को, समाज को, मेरी लाइफ, मेरे घर वालों की, वो प्रेशियस नहीं है किसी के लिए? उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं ऐसे अपनी लाइफ गुजारूंगी? मतलब क्यों नहीं गवर्नमेंट के पास इस साथ ही साथ इस चीज का क्यों नहीं है? फैमिलीज के लिए, इस किस्म के सिवियर केसेस के लिए सपोर्ट सिस्टम सरकार की तरफ से जरूर होना चाहिए। सीमा जी, आपकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल रही है, लेकिन सारी मुश्किलों के बावजूद जिस प्यार और मोहब्बत से आपने अपनी बहन की देखभाल की है, उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। जैसे झाड़ फूक करने ले भभूत देता हूँ, ले करता हूँ, 500 रुपया लगेगा, 1000 लगेगा, 5000 लगेगा, 10,000 दे दो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होता नहीं है। ठीक डॉक्टर द्वारा ही होता है। दवा जो है लेना बहुत जरूरी है। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। वेलकम
बैक। दोस्तों, एक जमाना था जब मानसिक रोगियों को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में कैदियों की तरह रखा जाता था, जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था। उनके अस्पताल भी जेलों की तरह बनाए जाते थे, जैसे कि वो बीमार नहीं गुनहगार हों। आज भी हमारे देश में बहुत सारी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एकदम जेल जैसी हैं, और इनका बदलना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कुछ सालों से हमारे देश में कुछ ऐसी भी मिसालें हैं जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है और रोगियों को अच्छा और संवेदनशील इलाज दिया जा रहा है। बैंगलोर का निमहैंस एक ऐसी ही मिसाल है। चलिए 3G लिंक के जरिए चलते हैं बैंगलोर और जुड़ते हैं निमहैंस के डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी से। डॉक्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। निमहैंस में पेशेंट्स को ट्रीट करने का आपका क्या तरीका है? देखिए, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय संस्थान में तकरीबन सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीज़ के साथ में उसके रिश्तेदार रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो रिश्तेदारों को उनकी देखभाल करने में सहायता मिलती है, उनको पता चलता है घर जाके कैसे देखभाल करनी है। इससे स्टिग्मा भी कम होता है, वो और मरीजों को देखते हैं, तो उससे जो है बहुत लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज के बाद उनकी जो रिहैबिलिटेशन होती है, पुनर्वास होता है, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे कई चीज़ें जिसमें लोग अपना कुछ काम करना सीख सकते हैं, वोकेशन सीख सकते हैं। कहा जाता है कि एक दफ़ा एक मानसिक रोगी जो है वो मेंटल इंस्टीट्यूट में गया और फिर वो कभी बाहर नहीं निकलता। आपके यहाँ आमतौर पे पेशेंट्स कितने दिन रहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो एवरेज स्टे है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 हफ्ते है। आपके यहाँ फीस कितनी है? दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। जो लोग पहली बार OPD में दिखाने आते हैं उन्हें केवल 50 रुपये देने पड़ते हैं, वो भी केवल एक बार। और जो एडमिट होते हैं, जो पुअर हैं, उनके नॉमिनल चार्ज 10 रुपये पर डे लेते हैं। जी। क्या आपके यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से पेशेंट्स आ सकते हैं आपके यहाँ? बिल्कुल आते हैं, बल्कि देश नहीं विदेशों से भी आते हैं। हर शहर से यहाँ लोग आते हैं, उनको रखते हैं और उनका फिर हेल्प करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, निमहैंस जैसे मेंटल इंस्टीट्यूट्स देश भर में होने चाहिए, इसकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन काम बहुत धीमे चल रहा है। दूसरी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ हम ऐसे रोग को ठीक से समझ नहीं पाते। परिवार वाले अक्सर सोचते हैं कि इसमें भूत आ गया है, किसी ने जादू कर दिया है, और इसलिए उन्हें दरगाह, मंदिर या फिर गिरजाघर लेकर जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने एक कमाल का आइडिया निकाला है। तमिलनाडु के इरवाड़ी में सन 2001 में हुई दुर्घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रोगियों को जंजीरों से बांधकर रखने पर रोक लगा दी। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में उम्मीद और आस्था के साथ लोग मानसिक बीमारियों का हल ढूंढने आते हैं। इसलिए इस काम में धर्मगुरु एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी से जन्मी दवा और दुआ एक साथ देने की सोच। इसी सोच को अपनाया गुजरात की एक दरगाह ने, जहां हर साल हजारों मानसिक रोगी अपने इलाज की तलाश में आते थे। हम लोग दरगाह में गए, दरगाह के ट्रस्टियों से बात करी, हमने उनके साथ ग्रुप्स बनाने शुरू किए, उनको मानसिक बीमारियों के बारे में समझाना शुरू किया। रिजल्ट ये हुआ कि सबसे पहले मुजावर के घर में ही मानसिक बीमार व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हीं की सारवार शुरू करी, उन्हीं का इलाज शुरू करवाया हमारे से। आज हम जितने भी पेशेंट्स देखते हैं उसमें से 90% पेशेंट्स तो हमें मुजावरों ने भेजे। इरवाड़ी में भी आज दुआ के साथ दवा दी जाती है। हम लोग मरीजों को समझाते हैं कि आप दुआ जरूर मांगिए और दुआ के साथ साथ आप ये दवा भी लीजिए। ये हमारे काम करने का तरीका है। आज देश में कई जगहों पर धार्मिक गुरु ही दवा की अहमियत पीड़ितों के परिवारों को समझाते हैं। पीड़ित आए हैं तो हमने उनको सलाह दी है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, पूजा पाठ करिए, दवा भी करिए, दुआ भी करिए, दोनों काम करेगा आपका। मैं साफ बता देता हूँ कि भाई देखो, मेरे लायक कोई काम नहीं है और कोई आपको भूत प्रेत नहीं है। आप इसमें फंसिए मत, अपना वक्त पैसा बर्बाद मत कीजिए। आपको मैं एड्रेस देता हूँ, ये टेलीफोन नंबर है, आप अपना इलाज कराइए। दवा और दुआ का मेल कई मरीजों पर अपना असर दिखा रहा है। हमने दवा भी ली है, दुआ भी मांग रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, अब आराम है इनको। दवा दुआ का दोनों का असर होता है। आस्था और विज्ञान का संगम मानसिक बीमारियों के इलाज में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर लूसी कुरियन, पंडित शंभुनाथ शुक्ला और सैयद हाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए। हाजी साहब, आप अपने दरगाह में दवा और दुआ ये प्रोग्राम चलाते हैं, तो कितना आप लोगों को मदद कर पाए, क्या रिस्पांस आया इस चीज़ का?
मैं वैसे मदद तो करने के लायक नहीं हूँ, मगर जुबानी तौर पे सब मदद तो अल्लाह की तरफ से ही होती है। जी जी। मगर फिर भी मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ, जहाँ खिदमत गुजारी कर रहा हूँ, वहाँ बहुत से तकलीफ ज़दे आए। और पहले जब मैं छोटा था, जवानी का आलम था जी, तो काफ़ी लोग संगली से बांधते हुए थे, तो मुझे दिल में ऐसा होता था कि ये ना होना चाहिए। चेन से बांधते थे? हाँ, मैं छोटा था तो मेरी इतनी ताकत तो नहीं थी कि मैं लड़ सकूँ सबसे, मगर जहन में ये बिठा के रखा था कि मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा। फिर ईरवाड़ा में बंस हुआ, जो अभी देखा हमने। जी जी जी। उसके बाद में वुमेंस राइट और सुप्रीम कोर्ट के नामदार जज आए, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ चैन बांधना मना है, और मैंने विद इन 2 मंथ के अंदर बंद करवाया, जब मैं एज ए चेयरमैन था दरगाह ट्रस्ट में। तो इससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों को? हो रहा है, तो आंखों देखी बात है। और आज सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशी होती है तो मुझे होती है कि इंसानियत का भला हो रहा है बस। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित जी, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये तांत्रिक विद्या से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं या झाड़ फूक से ये हो सकता है, तो आप उनको क्या समझाते हैं? हम तो झाड़ फूक के बारे में उनको बताते ही नहीं, और ना तो झाड़ फूक बाबा योगी से इसे ठीक होता है। ये मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च में कहीं भी जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, वहाँ थोड़ा शांति मिलता है, लेकिन ठीक डॉक्टर द्वारा ही होता है। दवा जो है लेना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए कि कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। हाँ, जैसे झाड़ फूक करने ले भभूत देता हूँ, ले करता हूँ, 500 रुपया लगेगा, 1000 लगेगा, 5000 लगेगा, 10,000 दे दो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होता नहीं। और जब तक दवा डॉक्टर नहीं सलाह देते हैं कि बंद करो, तब तक बंद भी नहीं करना चाहिए। दवा बंद नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर नहीं बोले। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टर लूसी, बहुत सारे फेथ्स में, रिलीजन्स में हम ये भी सुनते हैं कि फेथ हीलिंग होता है, कि मैं आपको छू लूँ तो मैं आपको ठीक कर दूँ। आपके यहाँ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो इस चीज़ में मानते हैं? हाँ, बहुत सारा पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनका विश्वास है हम चर्च में जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगी। बहुत पेशेंट्स ऐसा भी हैं बिल्कुल औषध लेने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग ने उनको हलू हलू बोल के तैयारी करना मांगता, धीरे धीरे उनको तैयार किया। हाँ, क्योंकि उनका इतना विश्वास है उसके ऊपर। हम लोग एकदम से जाके बोलेंगे तुम चर्च में जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, बोले ऐसा गुस्सा से बोल देंगे तो उन लोग और ये ज़्यादा टूट जाएंगे। एक बार ऐसा हो गया था, एक औरत हमारे पास आई थी, वो औषध लेने के लिए थे शायद, वो बोल रहे थे मैं फादर के पास जाएंगा तो ठीक रहेगा। और मैंने फादर को बोले, फादर आप क्या कर रही हूँ, उनको बता देना दवा चाहिए। हाँ। तो फादर को मैं हलू काउंसलिंग किया पीछे से, फिर फादर ने उसको वो तरफ से लेके गया और बता दिया बेटी तुमको दवा लेना चाहिए, दवाई भी लेने का जरूर है। तो एक बार फादर बोलने के बाद उसको विश्वास बैठा, हाँ मैं अभी करेंगे। चलिए, आप तीनों बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और इससे बहुत सारी जिंदगियां बच रही हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, दुआ के साथ दवा देने का काम परिवर्तन नाम की संस्था भी कर रही है। इसके अलावा हाफ वे होम्स और कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, इस प्रकार के कई काम परिवर्तन देश के कई राज्यों में कर रही है। परिवर्तन से डॉक्टर हमीद दाभोलकर इस वक्त हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप परिवर्तन को आगे बढ़कर सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपनी नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। आप चाहें तो एयरटेल मनी के जरिए भी अपना सहयोग परिवर्तन को दे सकते हैं। उसकी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा सत्य में जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी परिवर्तन को 1 करोड़ रुपयों का योगदान देगी। वेलकम बैक। दोस्तों, डॉक्टर शेट्टी ने आज हमें बताया कि हम 100 साल की जिंदगी 10 साल में जीने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है इसकी वजह से हम पर बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत तनाव हो जाता है। लेकिन एक दवा है
जो इस स्ट्रेस, इस टेंशन को भगा सकती है। और इस दवा को आप जब चाहे ले सकते हैं। इसका कोई ओवरडोज नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ना पैसे लगते हैं, ना किसी अस्पताल या ना किसी डॉक्टर की जरूरत है। वो दवा है हंसी, लाफ्टर थेरेपी। मैं नेता देना चाहूंगा डॉक्टर मदन कटारिया को। मदन जी, हमें बताइए कि ये लाफ्टर थेरेपी क्या होता है? लाफ्टर थेरेपी यानी हास्य योग, लाफ्टर योगा हम बोलते हैं, एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई भी आदमी बिना कारण, बिना जोक हंसी को एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकता है। हंसी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी हंसे और आपकी जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रेस लेवल इतने नीचे हो जाते हैं कि आप जल्दी से बीमारी नहीं पड़ोगे। और अगर कोई बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी भी है, तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। ये हमने रिसर्च किया है। तो अभी आप हमें हंसाएंगे? बिल्कुल हंसाएंगे। हाँ? चलिए चलिए। क्योंकि बिना कारण हंसना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमने धीरे धीरे इसको स्टेप्स बनाए हैं। सो पहला है क्लैपिंग। आप हाथ पूरे फैला करके, जो ऐसे इस तरह से की जाती है, जोर जोर से करिए। इस तरह से ताली मारने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, उससे एनर्जी बढ़ती है। दूसरा स्टेप है इसमें ब्रीदिंग। हाथ आगे निकालिए। अच्छा, लंबा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए। अभी पहले पहले नकली हंसेंगे और वो असली हंसी में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है जब हम मिलके हंसते हैं। रेडी? हाँ। 1 2 3 गो। चलिए, एक एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं लस्सी लाफ्टर। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब की लस्सी 2 गिलास पकड़ेंगे और 2 बार मिक्स करेंगे। ओके, इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड बिल लाफ्टर। तो आप एक हाथ उठाइए ऐसा, और ऐसा समझिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, उसको देख के हंसेंगे। रेडी? एक दूसरे को दिखाना। चलिए, अभी अगली हंसी है जस्ट लाफ। मैं क्यों हंस रहा हूं मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों हंस रहा हूं। ओके, 1 2 3 गो। चलिए, अभी झगड़ा भी करेंगे तो हंसते हुए करेंगे। रेडी? हाँ, हाँ। चलो, 1 2 3 गो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलेंगे कि मैं कॉमेडी देख के हंसूंगा या कोई जोक्स पे हंसूंगा, वो हंसी से आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते। कम से कम 10 से 15 मिनट सस्टेन्ड लाफ्टर होना चाहिए, तब जाके आपके शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई दम नहीं होता, बिना मार्केटिंग के, बिना एडवर्टाइजिंग के, आज 72 कंट्रीज में लाफ्टर योगा को फॉलो किया जा रहा है। पूरे इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा लाफ्टर क्लब हैं, और ये लाफ्टर क्लब बिल्कुल फ्री है। कोई भी आदमी आके ज्वाइन कर सकता है, ना कोई फॉर्म भरना, ना फीस देनी, कुछ नहीं। तो इस प्रोग्राम देखने वाले जिसको भी हास्य क्लब शुरू करना है, आप हमें बताइए, हम इसकी ट्रेनिंग देंगे। ये एक ऐसा कहते हैं, हंसना एक पुण्य है तो हंसाना महापुण्य है। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ ही मिनटों में शो खत्म होते ही मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। अपने सवाल, अपने सुझाव, अनुभव आप मेरे साथ बांट सकते हैं लाइव। तो दोस्तों, मानसिक रोग यानी मेंटल इलनेस भी किसी भी शारीरिक बीमारी की तरह ही है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। और जिस तरह हम और बीमारियों का इलाज करते हैं खुलकर, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्म के, उसी तरह हमें मानसिक बीमारियों का भी इलाज करना चाहिए। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे, आधी लड़ाई हम वहीं जीत जाएंगे।
जय हिंद, सत्यमेव जयते। देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो रे, डाली डाली रंग बरसायो रे, देखो सावन आयो रे। बूंदों से जादू छलका गया बदरा मुरझा मनवा जागे, दर्पण सजा सुनहरा भीगे नैनों में सपना प्यारा लागे। भीनी भोर ये आशा लिए आई है अंगना मोरी, सतरंगी साज से सुर सजा बीने मधुर ये होरी। डाली डाली रंग बरसायो रे, देखो सावन आयो रे, देखो सावन आयो